नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं शिव प्रसाद सिंह की सुप्रसिद्ध कहानी कर्मनाशा की हार। शिव प्रसाद सिंह नई कहानी की उस धारा के कहानीकार हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद भारतीय ग्रामीण जीवन के बदलते हुए यथार्थ को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की एक चर्चित कहानी है। उन्होंने कर्मनाशा की हार संग्रह की भूमिका में लिखा है, मनुष्य और उसकी जिंदगी के प्रति मुझे मोह है, जो अपने अस्तित्व को उबारने के लिए विविध प्रकार के क्षेत्रों में विरोधी शक्तियों से जूझ रहा है। अंधविश्वास, उपेक्षा, विवशता, प्रताड़ना, अतृप्ति, शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि के नीचे पिसता हुआ भी जो अपने सामाजिक और व्यक्तिक हक के लिए लड़ता है, हंसता है, अपने जीवन को जीता है। बार बार गिरकर भी जो अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ता, वह मनुष्य शारीरिक कमजोरियों और मानसिक दुर्बलताओं के बावजूद महान है। और ऐसा ही उद्देश्य उन्होंने इस कहानी में भी चित्रित किया है। कहना न होगा कि कर्मनाशा की हार कहानी में लेखक ने सामाजिक विकृतियों और अंधविश्वासों के बावजूद इसी मनुष्यता को प्रतिष्ठित करना चाहा है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ज़्यादातर आलोचक विचारक शिव प्रसाद सिंह को आंचलिक कथाकार मानते हैं, किंतु शिव प्रसाद सिंह खुद को आंचलिक कथाकार होना स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि ग्राम कथा ज़्यादा व्यापक और उपयुक्त शब्द है। आंचलिकता एक प्रवृत्ति मात्र है। ग्राम कथाएं सभी आंचलिक नहीं होती। आगे उनका कहना है कि आंचलिक वे ही कहानियाँ कही जा सकती हैं जो किसी जनपद के जीवन, रहन सहन, भाषा, मुहावरे, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पर्व, उत्सव, लोक जीवन, गीत, नृत्य आदि को चित्रित करना ही अपना मुख्य उद्देश्य माने। आंचलिक तत्व ही उसके साध्य होते हैं। इसलिए पूरी ग्राम कथा को आंचलिक कहना उचित नहीं होगा। कम से कम मैं अपनी कहानियों को आंचलिक कहानी कहना पसंद नहीं करता। ये उनके विचार थे अपनी कहानियों को लेकर। कर्मनाशा की हार में एक निम्न जाति की विधवा लड़की और ब्राह्मण युवक के प्रेम की कहानी को दर्शाया गया है। भैरव पांडे अपने छोटे भाई के इस प्रेमालाप को देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं, किंतु भाई के प्रति पितृत्व प्रेम के कारण वे कुछ कह नहीं पाते। एक तरफ भाई के प्रति स्नेह का अपार संसार और दूसरी तरफ संस्कार एवं सामाजिक वर्जनाएं। भैरव पांडे लगातार इस द्वंद्व से गुजरते हैं, किंतु जब सारा गांव फुलमत के गर्भ से पैदा होने वाले नवजात शिशु को कर्मनाशा की बलि देकर उसकी बाढ़ से बचने का विधान रचता है, उस समय भैरव फुलमत और उसके बच्चे को आगे बढ़कर साहस के साथ स्वीकार कर लेता है। मानव मात्र के प्रति करुणा और प्रेम की ये भावना नई कहानी की मुख्य प्रवृत्ति रही है और शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में ये विशेष रूप से परिलक्षित भी होती है। अंधविश्वास से भैरव पांडे का अस्वीकार इस कहानी को आधुनिक बनाता है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से कर्मनाशा की हार कहानी का अपना अलग महत्व है। शिव प्रसाद सिंह ने अपनी रचनाओं में संक्रमण की पीड़ा को पूरी गहराई और व्यापकता से न सिर्फ दिखाया है, बल्कि उसे स्वयं उन्होंने झेला भी है। उनमें मानव स्वतंत्रता के आधार पर एक नए मानव धर्म की स्थापना का विचार हमेशा ही स्पंदित होता रहा है। उनका लेखकीय कार्य उच्च मानवीय दृष्टि की स्थापना का एक प्रयास कहा जा सकता है। आइए पूरी कहानी को पढ़ते हैं। कहानी कर्मनाशा की हार, लेखक शिव प्रसाद सिंह। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी में बाढ़ आए तो बिना मानुस की बलि लिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नई डी वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की ये बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठा होते और कजली सावन की ताल पर ढोल के ठनकने लगती। गांव की दूध मुए तक ई बाढ़ी नदियाँ जिया ले के माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। किंतु पिछली साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डी से जा टकराया तो ढोल के वह चली। गीत की कड़ियाँ मुरझाकर होठों से पपड़ी की तरह छा गई।
सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की, 5 बकरों की दोरी भेंट की, किंतु बड़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। नई डी वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बड़ी बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। एक बाढ़ बीती, बरस बीता, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छाव में सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डी के वातावरण में होल दिली छा गई। गांव ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। ये बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। सबके चेहरे पर मुर्दानी छा गई थी। कल दीनापुर में कढ़ा चढ़ा था पांडे जी, इसूर भगत हकलाते हुए बोला। कुएं की जगत से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पांडे उतर रहे थे। घबराकर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कह रहे थे जगत? कढ़ा चढ़ा था? क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों को चुभलाते हुए बोले, काशीनाथ की शरण, भाई लोगों, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, प्रलय होगी। प्रलय न होगी तब क्या बरकत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बहेगा नहीं, तब क्या बचेगा? माथे के लुग्गे को ठीक करती हुई धनेसरा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है? राम रे राम, कुतिया ने पाप किया, गांव के सिर बीता। उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी कि हो न हो दाल में कुछ काला है। आग लगे ऐसी कोख में, 3 दिन की बिटिया और पेट में ऐसी घनघोर दाढ़ी। कुछ साफ भी कहोगी भोजी? बीच में जगेसर पांडे बोले, क्या हुआ आखिर? हुआ क्या? फुलमतिया रान मेमना लेके बैठी है, विधवा लड़की बेटा बियाकर सुहागिन बनी है। ए कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। आगत भय से सबकी सांस टंगी रह गई। तभी मिर्ची की तरह तीखी आवाज़ में चाची बोली, कोई आज की बात है? 3 दिन से सोरी में बैठी है डाइन, पाप को छाती से चिपकाए है। ये भी न हुआ कि गर्दन मरोड़कर गड्ढे गुच्ची में डाल दे। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आंचल को बरजोरी बस में करती चाची दूसरे चौराहे की ओर बढ़ चली। गांव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहे थे। सबकी आंखों में नई डी का भविष्य था। रक्त की तरह लाल पानी में चूहे की तरह ऊब चूब करते हुए लोग चिल्ला रहे थे। मौत का ऐसा भयंकर स्वप्न भी शायद ही किसी ने देखा था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले आ रहे थे। मरे हुए जानवर की पीठ पर बैठा कौवा लहर के धक्के से बिछल जाता। भीगे चूहे पानी के बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। विचित्र दृश्य है। पांडे न जाने क्यों बुदबुदाए। फिर मिट्टी की बनी पुरानी बखरी की ओर देखा। पांडे के दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। उनका ऐसा इकबाल था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी बनवाई है ये बखरी। भाग की लेख कौन टारे, 2 पुस्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। मुट्ठी में बंद जुगनू हाथ से बाहर निकल गया और किसी ने जाना भी नहीं। आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। पैर से पंगु भैरव पांडे अपने 2 बरस के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए असहाय निरअवलंब खड़े रह गए। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, काम धाम के लिए दूध मुए भाई की देखरेख, रहने के लिए बखरी जिसे पिछले बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया है। अब यह भी न बचेगी। पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था, जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों के स्पर्श से पिघल गई। वर्षा का पानी पसीजकर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। सनसनाती हवा गांव के एक छोर से उस छोर तक चक्कर लगा रही थी। विधवा फुलमतिया को बेटा हुआ है। बेटा? कुतिया के पाप से गांव तबाह हो रहा है। राम राम, ऐसा पाप? भैरव पांडे के कानों में आवाज़ के स्पर्श से ही भयंकर पीड़ा पैदा हो गई।
बैसाखी उनके शरीर के भार को संभाल न सकी और वे धम से चौखट पर बैठ गए। बाजू के धक्के से कुहनी छिल गई। चिनचिनाती कुहनी का दर्द उन्हें रोए रोए में बींध रहा था और पांडे इस पीड़ा को होठों के बीच दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब कुछ गया। वे बुदबुदाए। कर्मनाशा की बाढ़ उनकी इस जर्जर बकरी को हड़पने नहीं, उनके पितामह की उस अमूल्य प्रतिष्ठा को हड़पने आई है जिसे अपनी इस विपन्न अवस्था में भी पांडे ने धरती पर नहीं रखा। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। मैं जानता था कि ये छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आंखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, जिसकी आंखों में भैरव को माँ की छाया तैरती नजर आती। उसके काले काकुल को देखकर मुखिया जी कहते कि इस पर भैरव पांडे की दादा की लोछार पड़ी है। पांडे हो कर हंस पड़ते। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठ कर पढ़। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरे आँख में 100 कुंड बालू, हरामी कहीं का, लड़के पर नज़र गड़ाता है। कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोट दूंगा। बड़ा आया मुखिया जी। फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लोछार पड़ेगी मुखिया जी, दादा के पास तो 5 पछाई गायें थी, एक से एक 2 थान दूह ले तो 5 सेरी बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लौंडे को दूध बचता ही नहीं। फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता भी कहाँ है हम गरीबों को। अब वे पुराने ज़माने की बात कहाँ रही पांडे जी, मुखिया कहता और अपने संकेतों से शब्दों में मिर्ची की तिताई भरकर चला जाता। काले काले काकुलों वाला नौजवान कुलदीप उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वह कुछ कह न पाता। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनोले निकालते, तूमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पत्रा देख देते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। ये सब कुछ मर कर किया था। इसी दिन के लिए पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है। राम जाने कैसे हो। सूखी आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी। अपने से तो कोर भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं। बैठे मरे, हम क्या करें। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और चुप लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चोरा था जो बरसात के पानी से कटकर खुरदुरा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम मरकती पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधे की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मग्न थे वे मासूम पौधे। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम भी नाच उठी। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फुलमत आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। कुलदीप, जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था पांडे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फुलमत आंगन में इसी चोरे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चोरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। ना जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदुरे चोरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेबन से संवार देती, फिर श्वेत बलुई माटी से पोत कर सफ़ेद कर देती। शाम को सूखे हुए चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़के के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देखकर कुलदीप हड़बड़ाया और फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था,
जिसे संभाल सकने की ताकत उन दोनों के मन में न थी और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर अवसाद का ये भाव बना रहा। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता। न तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती, न तो हंसी के कलेवर से घर के कोने कोने को गुंजान बनाने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया। इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखर जाएंगी। दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पांडे के रुख से फुलमत भी सशंक हो गई थी। वह इधर कम आती। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नज़र थी। वह किताब खोलकर बैठता तो दिए की टेम में श्वेत वस्त्रों में लिपटी फुलमत खड़ी हो जाती। पुस्तक के पन्ने खुले रह जाते और वह एकटक दिए की लो की ओर देखता रह जाता। पांडे को उसकी ये दशा देखकर बड़ा क्रोध आता, पर वह कुछ कहता नहीं। कुलदीप एक बार टोक भी दिया था, क्या देखते रहते हो इस तरह, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी, इतना ही कहा था कुलदीप ने और फिर पढ़ने लग गया था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। टीमल मल्ला की ये विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगी है, पता नहीं कहाँ से बह दह कर यहाँ आकर बस गए। कुलच्छनी अब क्या चाहती है? बाप मरा, पति मरा, अब न जाने क्या करेगी, जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। ये कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, न पढ़ता है न लिखता है। हंसना खेलना खाना सब भूल गया। पांडे चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय न कर सके। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। रुई सूत का काम फिर शुरू हुआ। गांव के 2-4 उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते। दिन गप शपाट में बीत जाता। सूरतीमल ताल ठोंकते और पिच से थूकर किसी को गाली देते या निंदा करते। इन सब चीज़ों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता। हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों में सन्नाटे को किसी तरह झेल ले जाते। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ आया था। लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खिलता हुआ लाल पानी गांव के थोड़ा और निकट आ गया था। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वे फुसफुसाए। बगल की दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी। उन्होंने उठाई। एक जगह लाल निशान लगा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वह गया है आज तक गुटका नहीं खुला। पांडे के हाथ कांपे। गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठाकर खोला, वही लाल निशान। कह सीता भाविधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनहु विनय में विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। पांडे की आंखें भरभर आई। झरझर आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। ये चुड़ैल मेरा घर खा गई। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से ही क्या होगा अब? इतने तक रहता तो कोई बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है। कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पांडे बड़बड़ाए। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों में कसकर खींचा, जैसे इनकी जड़ में पीड़ा जम गई है। खींचने से थोड़ी राहत मिलेगी। वे उठना चाहते थे किंतु उठ न सके। आंखों के सामने चिंगारियां टूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतने कमज़ोर हो गए हैं। कुलदीप के जाने के बाद तक उनका जीवन अव्यवस्था की एक कहानी बनकर रह गया है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने उस दुख को भुलाने में मदद की थी। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी। फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। गांव भर में खुशी छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। शादी के दिन तो गांव वालों में बनने संवरने की होड़ लग गई। सब लोग पट्टी कटा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 अंगुल चौड़ी, छुरे से बनी थी। कुएं की जगत पर दोपहर के 2 घंटे पहले से भीड़ लगी थी
और अब 2 बजने को आए। साबुन लग रही थी, पैरों में जमी मैल सिकड़े से रगड़ रगड़ कर छुड़ाई जा रही थी। बारात आई, द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। बनारस की रंडी नाचने आई थी, छैल छबीलों की भीड़ जम गई थी। शाम को महफिल जमी। मुखिया जी का दरवाज़ा आदमियों से खचाखच भरा था। एक और गली में सिमटकर औरतें बैठी हुई थी, गांव की लड़कियां, बूढ़ियां और कुछ मनचली बहुएं। बाई जी आई, अपना ताम झाम जमा कर बैठ गई। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किन किन किया। बाई जी ने आलाप के बाद गाया, नीच ऊंच कुछ बूझत नाही, मैं हारी समझाया, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी, दिल में गड़ी गए हाय। महफिल से बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ों पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली थी, जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरह फैली चांदनी में एक प्रश्न उठा। मुखिया जी की महफिल में पतुरिया ने जो गीत गाया था कितना सही था। कौन सा गीत? ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी। धत, उस दिन मैं बड़ी देर तक इंतजार करता रहा। मेरी माँ के सिर में दर्द था। कौन है? जोर की आवाज़ गूंज उठी थी। पास की गली में एक छाया खो गई थी। कौन है? फिर आवाज़ आई थी, मैं हूँ कुलदीप। यहाँ क्या कर रहे हो? नदी की ओर चला गया था। इस समय पेट में दर्द था। क्रोध की हालत में भी भैरव पांडे मुस्कुरा उठे थे। झूठी, पेट में दर्द था कि आंख में? कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। उसे लगा जैसे एक क्षण का ये भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। एक क्षण के लिए बोला हुआ ये झूठ उसकी सारे जीवन को झूठा साबित कर देगा। एक क्षण के लिए झुका ये माथा फिर कभी न उठ सकेगा। वह झूठ इस पर्दे को फाड़ डालना चाहता था। किंतु कुलदीप, भैरव पांडे ने आहिस्ते आहिस्ते कहा, तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादा की इज्जत के बारे में भी सोचा है? बड़े पुण्य के बाद इस घर में जन्म मिला है भाई। इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, किंतु इस अवसर को गलत कहकर नीचे गिरने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई है। गर्दन को चीरती हुई यदि वह निकल जाए तो भी गनीमत, किंतु ये असहाय पीड़ा तो नहीं सही जाती। और न जाने क्यों वह हिचकियों में फूट फूट कर रो उठा था। भाई के मन की पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कष्टकर थी, किंतु उसकी आत्मा अपने संपूर्ण भाव से जिस वस्तु को वर्णने समझती है उसे वह एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। जिस छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कालिक कह सकना उसके वश की बात नहीं थी। और इस कष्ट के भार को उसकी आंखें संभाल न सकी। भैरव पांडे भी भाई से लिपट गए थे, उसकी पीठ सहला रहे थे और उसे बार बार चुप हो जाने को कह रहे थे। यदि कोई देख ले तो उसके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक ओर चले गए। आंसुओं में जो पश्चाताप उमड़ता है वह दिल की कलौंज को मांझ डालता है। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा। उसके वंश की मर्यादा अपमान के तराजू पर चढ़ने से बच जाएगी। भूखों रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस बिरवे को खून से सींचकर तरोताजा रखा है उस पर किसी के व्यंग कुठार नहीं चलेंगे। किंतु 1 महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। छोटे भाई के इस कार्य को छिपकर देखने की पापाग्नि से भैरव पांडे अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वे विवश थे। चैत्र के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे के नीचे सिमट गई थी। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, सामने के ऊंचे अरार पर घन पलास के पेड़ों की आरक्त पांते, बीच में घुग्गू, चारों ओर जल विहार करने वाले पक्षियों का स्वर, कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की 2 पंक्तियां, सिर्फ 2। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर, श्यामा की चीरती दर्द भरी आवाज़, एक चुप्पी, फिर हकलाती आवाज़, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ किंतु तुमको कभी नहीं। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाज़ों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। तो क्या आज तक का उनका सारा प्रयत्न निष्फल था? क्या वे असाध्य को संभव बनाने का ही प्रयत्न कर रहे?
एक क्षण के लिए भैरव पांडे ने सोचा, काश फुलमत अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता, वे विधवा न होती। तुलसी चोरे की वंदना पांडे के मस्तिष्क से चंदन की सुगंध की तरह छा गई। उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक था। एक क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने सफ़ेद साड़ी में लिपटी फुलमत की दुबली पतली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वे अंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे विचलित खड़े थे, विमूढ़। ये असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके। कुलदीप, बड़ी कर्कश आवाज़ थी पांडे की। दोनों सिर झुकाए सामने खड़े थे। आज पहली बार पाप की साक्षी में दोनों संवेद दिखाई पड़े थे। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए। मैं पूछता हूँ, ये सब क्या है? पांडे चिल्लाए। इतने निर्लज हो तुम दोनों? पांडे बढ़कर सामने आए, फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रोध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ूंगी दादा? वे सहसा एकदम निचुड़ गई। मैंने तो इन्हें कई बार मना किया। कुलदीप, पांडे दहाड़े, सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरों का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर न लगेगी। दादा, कुलदीप हकलाया, हम दोनों पापी, नीच। भैरव पांडे के हाथ की पांचों उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आई। मैं सोचता था कि तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल गया है। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन, भाग नहीं तो तेरा गला घोटकर इस पानी में फेंक दूंगा। अंधड़ को पीते हुए तिरछित सांप जैसा स्वर, ये सब मैंने किया था। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरककर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराऊं की खाक छानते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थक कर, हार कर पांडे वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बकरी, जिसकी दीवालें मुंह दबाए शांत, पुजारी के तप की तरह अड़िग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण, पिंजर की तरह लगती थी वह बकरी। चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा करहा उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख की ओट नहीं होने दिया। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया, पिलाया, पाला, पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पांडे अधरों की मेंढ के पीछे विथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न करते रहे। भोर होने में देर थी। उनिंदी आंखें करवा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर के पूर्वी क्षितिज पर ललछुआ उजास फूटने लगा था। गली की मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जांत की घर घर गूंज रही थी। एक घुमड़ता गरगराहट का स्वर, जिसके पीछे जांत वाली के कट की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोहे जोगिनी बना के कहाँ गई ले रे जोगिया, मोहे जोगिनी बना के कहाँ गई ले रे जोगिया। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे, भूले भटके, थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हो। अब रोने चली है चुड़ैल? पांडे पागल की तरह बड़बड़ाते रहे। रो रो कर मर, मैं क्या करूं? बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीला? पांडे बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले? नहीं जानते? फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सटकर बोला। क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है न? हाँ हाँ। पांडे आगे बढ़े।
बोतल की टीप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, न रहेगी बांस न बचेगी बांसुरी। चली थी पांडे के वंश में कालिक पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार हो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया है। अपने अपने प्राणों का मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। हर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुफकार रही थी। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किसी बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया। एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। एक विभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा। आगे बढ़े। फुलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो, कर्मनाशा की बाढ़ दूध मुँहे बच्चे को एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझे? तो ये है बूढ़े पांडे की बहू। मुखिया व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपकी समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक पांडे की ओर देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्दत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थी। सूखी जड़ें जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, शिथिल, थकी, पराजित। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कर्मनाशा की हार कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में हम देख सकते हैं, लोग अपने अंधविश्वास और रूढ़ियों से इतने जकड़े हुए हैं कि वो मानवता तक को भूल जाते हैं। मानवता के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर एक मासूम बच्चे की बलि दे रहे हैं, एक मासूम विधवा की बलि चढ़ा रहे हैं। कोई उसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। भैरव पांडे की आत्मा उसको ये पाप करने के लिए आगे बढ़ने से रोकती है और वो इसका विरोध करता है। और आपने देखा कि सच्ची बात के सामने इतने सारे झूठ किस तरह से पराजित हो जाते हैं। एक भैरव पांडे ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। हर व्यक्ति के मन में क्या सही है और क्या गलत है ये स्पष्ट होता है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि समाज के सामने जो आस्थाएं बना दी गई हैं, जो रूढ़ियों की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जो अंधविश्वासों की पट्टी बांध ली गई है, उसके सामने वो आकर उसका विरोध कर सके। और जब जब किसी ने ये विरोध किया है तो उसकी जीत हमेशा हुई है। इतिहास में भी हम देख सकते हैं और आज के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पाप कितना भी काला या कलुष क्यों ना हो, वो पुण्य से जीत नहीं सकता है। कुछ समय के लिए वो अपना रंग रूप दिखाता है, लेकिन अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। कर्मनाशा की हार कहानी के माध्यम से लेखक इसी उद्देश्य को लेकर पाठकों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। आपके अपने क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।